प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञातवा में। आज हम शुरू कर रहे हैं मल्हार का तीसरा पार्ट जो है कविता, और इस कविता के कवि हैं गोपाल कृष्ण कौल। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इस कविता को पढ़ाए जाने का उद्देश्य क्या है। तो ये जो कविता है, इस कविता को पढ़ाए जाने का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को भारत में आने वाली 6 ऋतुओं के विषय में बताते हुए उनको प्रकृति के मनोहारी दृश्यों के साथ जोड़ना तथा वर्षा ऋतु के आने पर धरती में होने वाले परिवर्तनों से छात्रों को परिचित करवाना। तो जब हम ये कविता पढ़ेंगे और समझेंगे कि जब वर्षा ऋतु आती है तो प्रकृति में कैसे परिवर्तन आता है और किस तरह से एक नया जोश, एक नई उमंग छा जाती है। तो पहली बूंद कविता कवि गोपाल कृष्ण कौल जी द्वारा रचित है, और इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु के समय के प्राकृतिक दृश्यों का सुंदर वर्णन किया है। कवि गोपाल कृष्ण जी कौल की 2 और पुस्तकें हैं, गजल सप्तक और कथा सरित सागर। उन्होंने अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखे में लिखा है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अब हम समझते हैं इस कविता का पहले सार। तो कवि ने वर्षा के आगमन पर धरती में आए परिवर्तन का सुंदर वर्णन किया है कि किस प्रकार वर्षा की पहली बूंद सूखी धरती की प्यास बुझाकर उसमें जीवन का संचार करती है और उसे हरा भरा बना देती है। धरती पर पड़ने वाली वर्षा की पहली बूंद से धरती के अंदर छिपे बीज को नया जीवन प्राप्त होता है और वो फूटकर बाहर आ जाते हैं। हरी हरी घास मुस्कुराती हुई प्रतीत होती है, आसमान में बादल गरजने लगते हैं, ऐसा लगता है वो नगाड़े बजाकर धरती के यौवन को जगा रहे हों। पहले सारी कविता एक बार पढ़ते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन ने ली अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। इस कविता के काव्यांशों को पढ़कर, इसकी पंक्तियों को पढ़कर उसके अर्थ को समझते हैं और उसकी व्याख्या करने के बाद उससे संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं पहला पद्यांश। तो पहले शब्दार्थ समझते हैं। पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु, दिवस यानी दिन, धरा अर्थात धरती, अंकुर अर्थात बीज का फूटना, अधर यानी होंठ, वसुंधरा धरती, रोमावली रोमों की पंक्ति, दूब घास, और पुलकी का अर्थ होता है खुश हुई, अंगड़ाई अर्थात आलस्य के कारण अंगों का ऐंठना, प्रथम यानी पहला, और नवजीवन यानी नया जीवन। प्रसंग सबसे पहले समझते हैं कविता का प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार की कविता पहली बूंद से लिया गया है और इसके कवि श्री गोपाल कृष्ण कौल जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा के आगमन पर धरती में आए परिवर्तनों और सौंदर्य का वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, ये जो प्रसंग होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें आपको एक लाइन में कवि और एक लाइन में कविता के बारे में बताना होता है, जिससे कि आप प्रेक्षक को या अध्यापक को बता पाए कि आपने इसमें किसकी व्याख्या की है। अब शुरू करते हैं व्याख्या। कवि ने वर्षा की पहली बूंद के धरती पर गिरने का वर्णन करते हुए कहा है कि जब गर्मी से धरती पर हर प्राणी व्याकुल था, ऐसे में वर्षा की पहली बूंद के धरती पर गिरते ही धरती से अंकुर फूटने लगे, जैसे उनमें नई ऊर्जा और नए जीवन का संचार हो गया हो। धरती मानो प्रसन्नता से खिल उठी हो। कवि ने इस घटना को एक नए जीवन के आगमन के रूप में देखा है। वर्षा की पहली बूंद के धरती पर गिरने पर धरती सूखी से हरी भरी होने लगती है, जिसे देखकर लगा मानो धरती का रोम रोम पुलकित हो गया, अर्थात वर्षा ने चारों ओर खुशियां बिखेर दी हैं। उसके सूखे होठों पर
पहली बूंद ताजगी और जीवन देती है। धरती की सूखी हुई घास हरी भरी होने लगी है और मुस्कुराने लगी है। अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं और उनके शब्दार्थ और व्याख्या समझते हैं। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। नीले नैनो सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। सबसे पहले समझते हैं शब्दार्थ। स्वर्णिम, स्वर्णिम का अर्थ होता है सुनहरी, यानी सोने के रंग जैसी। तरुणाई अर्थात युवावस्था, अंबर यानी आकाश, विचलित अर्थात व्याकुल, शस्य श्यामला हरी भरी पानी से सींची हुई, जलधर बादल, नयन यानी आंखें, करुणा अर्थात दया, अश्रु अर्थात आंसू, चिर प्यास लंबे समय की प्यास, और ललचाई अर्थात लालच से भरी हुई। अब इन पंक्तियों का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बादलों की गरज और बारिश होने के प्रभावों का सुंदर चित्रण किया है। तो कवि कहते हैं कि आसमान में जल रूपी बादलों में बिजली चमक रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो बादलों का सागर बिजली के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा हो। बादलों की गरज सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो नगाड़े बजा बजाकर धरती के यौवन यानी तरुणाई को जगा रहे हों, अर्थात बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। कवि ने आकाश को नीली आंखें बताकर बादलों को इन आंखों की काली पुतलियां कहा है। नीला आसमान आंखें हैं और काले काले बादल उसकी पुतलियां हैं। करुणा से भरे हुए बादल अपने आंसुओं अर्थात वर्षा की बूंदों से धरती की प्यास बुझा रहे हैं। बूंदों के गिरते ही गर्मी और धूप से झुलसी हुई धरती जो बूढ़ी सी लग रही थी, मानो फिर से वह जवान हो गई हो और हरी भरी फसलों को उगाने के लिए मचल उठी है। पहली बूंद धरती पर इस तरह से गिरी जिसके मनमोहक एहसास से धरती को नवजीवन प्राप्त हुआ। तो ये थी हमारी दोनों पद्यांशों की व्याख्या और अब हम बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में किस ऋतु का वर्णन है? ग्रीष्म, वर्षा, शरद या वसंत? सही उत्तर है ख वर्षा, यानी वर्षा ऋतु का वर्णन है। दूसरा, धरती पर कौन सी बूंद आई? दूध की, शरबत की, बारिश की या इनमें से कोई नहीं? और सही उत्तर है बारिश की। अगला प्रश्न है, अंकुर फूटकर कहां से बाहर आया? आकाश से, बादल से, बिजली से या धरती से? और सही उत्तर है घ धरती से। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन हैं? गोपाल दास नीरज, गोपाल कृष्ण कौल, सुमित्रा नंदन पंत या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय? और सही उत्तर है ख गोपाल कृष्ण कौल। अगला प्रश्न, वर्षा के आने पर बीज का क्या हुआ? बीज वृक्ष बन गए, उनमें से अंकुर फूट गए, पत्ते आ गए या अंकुर सो गए? और इसका सही उत्तर है ख उनमें से अंकुर फूट गए। जब बारिश आती है तो बारिश आने पर जो है वो बीजों में से अंकुर फूट जाते हैं। अगला प्रश्न है, जल से भरे बादलों में क्या चमक रही है? तरुणाई, बिजली, वर्षा और श्यामला? और इसका सही उत्तर है बिजली। आपने देखा होगा जब बादल गरजते हैं बहुत जोर से तो उसमें से बिजली चमकती है। अगला प्रश्न है, कौन सुनहरे पंख लगाकर उड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है? आकाश, नदी, जलधर या समुद्र? और सही उत्तर है समुद्र। अगला प्रश्न है, बादल की गरज किसके समान प्रतीत हो रही है? नगाड़े, ढोल, ढोलक या पखावज? और सही उत्तर है नगाड़े। अगला प्रश्न है, काले बादलों को किसके समान बताया गया है? काली पुतलियों, नीली आंखों, नीले आकाश या धरती? और सही उत्तर है क काली पुतलियों। काले बादलों को जो है वो आसमान की काली पुतलियों के रूप में कवि ने चित्रित किया है। अगला प्रश्न है, बादल आंसू बहाकर धरती के प्रति क्या प्रकट करना चाहता है?
खुशी, करुणा, ममता या दया। और बादल आंसू बहाकर धरती के प्रति अपनी सारी करुणा प्रकट करना चाहता है, क्योंकि सूखी हुई धरती है और उसमें वो नए प्राण डालना चाहता है। अब हम अति लघु, लघु और दीर्घ प्रश्न जो हैं वो सभी डिस्कस करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, आसमान में क्या चमक रहा है? आसमान में बिजली चमक रही है। अगला प्रश्न, कवि ने काले बादलों की तुलना किससे की है? कवि ने काले बादलों की तुलना नीली नीली आंखों की काली पुतली से की है। बच्चों, आपके लिए छोटे जो प्रश्न बनाए गए हैं अति लघु, ताकि आप कविता को बहुत अच्छी तरह से समझ लें और पेपर में कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, वर्षा पाकर धरती के मन में कौन सी इच्छा बलवती हो उठी? वर्षा पाकर धरती के मन में हरा भरा होने की इच्छा बलवती हो उठी। अगला प्रश्न है, आसमान में कौन उड़ रहा है और कैसे? आसमान में सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर उड़ रहा है। कवि ने बहुत सुंदर रूपक बनाया है और आगे इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि कवि ने किस तरह से बादल को जो है वो सुनहरे पंख लगाकर उड़ता हुआ बताया है। अगला प्रश्न है, वसुंधरा की रोमावली किसे कहा गया है? वसुंधरा की रोमावली हरी हरी धूप अर्थात घास को कहा गया है। अगला प्रश्न, काले बादलों को देखकर कैसा लग रहा है? काले बादलों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो धरती के दुख से दुखी होकर आंसू बहा रहे हों। अगला प्रश्न, ग्रीष्म ऋतु के पश्चात कौन सी ऋतु का आगमन होता है? ग्रीष्म ऋतु के पश्चात वर्षा ऋतु का आगमन होता है, जो धरती पर चारों तरफ हरियाली लेकर आती है। अगला प्रश्न, धरती पर बूंदें कैसे गिरी? धरती पर बूंदें अमृत के समान गिरी, यानी सूखी हुई धरती थी, उस धरती को प्यास बुझाने के लिए बूंदों ने अमृत का काम किया। अगला प्रश्न है, वर्षा की पहली बूंद धरती पर पड़ते ही क्या होता है? वर्षा की पहली बूंद के धरती पर गिरते ही सूखी धरती में प्राणों का संचार हो जाता है और धरती से अंकुर फूटने लगते हैं। बेजान पड़ी धरती को नवजीवन मिल जाता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है और धरती पर चारों तरफ प्रसन्नता छा जाती है। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों की गर्जना को कैसे बताया है? कवि ने बादलों की गर्जना को नगाड़ों जैसी बताया है। जैसे नगाड़े बजाकर उत्साह और उमंग और खुशी को प्रकट किया जाता है, ऐसे ही बादल गरजकर सूखी धरती में उत्साह भर रहे हैं, ताकि वो वर्षा का आनंद ले सकें और उनमें नए जीवन का संचार हो सके। अगला प्रश्न है, कवि ने धरती को बूढ़ी विशेषण क्यों दिया है? धरती बूढ़ी कैसे है? तो उत्तर है, जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसके अंग शिथिल हो जाते हैं, उसके काम करने की शक्ति घट जाती है, वो सुस्त हो जाता है। उसी प्रकार अत्यधिक गर्मी के कारण धरती सूख जाती है, हरियाली खत्म होने लगती है और वो बूढ़ी दिखाई देती है। इसलिए कवि ने धरती को ये विशेषण दिया है। अब कुछ बड़े प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जैसे वर्षा ऋतु में धरती पर कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? वर्षा ऋतु में धरती पर चारों ओर हरियाली छा जाती है, हरी हरी घास उग जाती है और ऐसे प्रतीत होता है मानो धरती ने हरे रंग की चादर ओढ़ ली हो। पत्र विहीन पौधों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं, हवा झूमने लगती है और नई नई कलियां खिलने लगती हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही मन भावन हो जाता है और ऐसे में हम सबका मन भी इस ऐसे वातावरण को देखकर बहुत खुश हो जाता है। इसीलिए शायद हम सबकी और स्पेशली विशेषकर बच्चों की जो प्रिय ऋतु होती है वो वर्षा ऋतु होती है। उसमें नहाने का, कागज की नाव चलाने का मजा ही अलग होता है। अगला प्रश्न है, शस्य श्यामला का क्या अर्थ है? धरती को शस्य श्यामला क्यों कहा गया है? शस्य श्यामला का अर्थ है अन्न या फसल और श्यामला का अर्थ है श्याम या गहरे रंग की। इस प्रकार शस्य श्यामला का अर्थ है फसलों से ढकी हुई गहरे हरे रंग की वो धरती जो हम सबका पालन पोषण करती है। धरती को शस्य श्यामला कहा जाता है क्योंकि इसकी मिट्टी गहरे रंग की होती है, जो उर्वरा की प्रतीक है। यह अन्न और फसलों से ढकी रहती है, जिससे इसका रंग जो है और गहरा हो जाता है और निखर कर सामने आता है। इसलिए धरती को शस्य श्यामला कहा जाता है। यह धरती की उर्वरता, हरियाली और पोषण
की क्षमता को उजागर करता है। अब हम चर्चा करेंगे आपकी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न अभ्यास है उसमें से, और पहला प्रश्न है मेरी समझ से दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा लगाइए। तो पहला प्रश्न है, कविता में नवजीवन की लेंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बादल, अंकुर, बूंद या पावस? और सही उत्तर है अंकुर। अगला प्रश्न है, नीले नैनो साये अंबर काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली है बारिश की बूंदें, नगाड़ा, वृद्ध धरती या बादल? और सही उत्तर है बादल। अब अगला प्रश्न है, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। पहले प्रश्न का उत्तर है, जब वर्षा होने वाली होती है तब किसान अपने खेतों में बीज बो देता है। उन बीजों पर जब वर्षा का पानी पड़ता है तो उनमें से नए अंकुर फूटने लगते हैं और उन्हें नया जीवन मिल जाता है। इसके साथ साथ ही पक्षी या हवा भी जिन बीजों को इधर उधर बिखेर देते हैं, वर्षा आने पर वो भी अंकुरित हो जाते हैं और धरती पर नई हरियाली आती है। दूसरे प्रश्न का उत्तर हमने इसलिए चुना क्योंकि कवि ने नीले आकाश को नीले नयन कहा है। कवि को आकाश नीले नयनों की तरह दिखाई देता है क्योंकि इसका रंग नीला है। वर्षा के समय काले बादल जल से भरे होते हैं, इसलिए कवि ने बादलों को काली पुतली के समान माना है। अब अगला प्रश्न है, मिलकर कले मिलान। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे हैं, इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं और दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के साथ भावार्थ दिए गए हैं और इनका मिलान करना है। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बादल बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, मेघ गर्जना, नीले नैनो साई है अंबर काली पुतली से यह जलधर, आकाश वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुल की मुस्काई। हरी धूप पंक्तियों पर चर्चा, यानी कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए और आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया अपने विचार कक्षा और समूह में साझा कीजिए। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। आकाश में जल रूपी बादल हैं जिनमें से बिजली चमक रही है। अब इसको हमने समझना है कि आकाश में जो जल रूपी बादल हैं उनमें से बिजली चमक रही है और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सागर जो है वो बिजली के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ गया है। बादलों की गरज ऐसे लग रही है जैसे नगाड़े बज रहे हों और बादल उन नगाड़ों के द्वारा सोई हुई धरती को जगा रहे हों। अगला है आपका, नीले नैनो साई है अंबर काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। तो कवि ने आकाश को नीली आंखों जैसा बताया है और आकाश के बादलों को आंखों की काली पुतलियों के समान। ऐसा लगता है कि बादल धरती पर फैली उदासी एवं सूखे को देखकर बहुत दुखी हैं, इसलिए वे वर्षा रूपी आंसू बहा रहे हैं और यही आंसू धरती की प्यास बुझाकर उसे हरा भरा बनाते हैं और धरती पर नव जीवन का संचार हो जाता है। अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़ें और निम्नलिखित के बारे में बताकर अपनी पुस्तिका में लिखें। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? उत्तर है गर्मी के कारण धरती सूख जाती है तो वर्षा की पहली बूंद के धरती पर गिरने पर धरती को खुशी का एहसास होता है जो धरती के अंदर दबे बीज से फूटे नए अंकुर के रूप में दिखाई देता है। कविता में आकाश और बादलों को किसके समान बताया गया है? कविता में आकाश को नीली आंखों के समान और बादलों को आंखों की पुतलियों के समान बताया गया है। कवि ने बहुत ही सुंदर रूपक बांधा है। आप सोचिए, नीला आकाश है और उसकी सुंदर आंखें हैं, तो यानी आकाश की जो सुंदर आंखें हैं वो बादल हैं और जो बारिश हो रही है वो उसकी आंखों से बहते हुए आंसू हैं। कविता की रचना, ये है कविता को समझना। अब देखिए, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव लगता है, लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है कि समुद्र का जो जल है वो बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। समुद्र से जो
भाप निकलती है वो ऊपर बादल में पानी बनती है, और वही पानी जो है वो बादल के रूप में जब ऊपर घूमते हैं तो उन्हें ऐसा कहा है कवि ने कि वो ऐसा लग रहा है सागर जो है उसने पंख लगा लिए हैं। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि उसे बहुत आनंददायक भी बनाते हैं, उसको पढ़कर मजा आता है। तो इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचानें और उन पर चर्चा करें। पंक्तियां हैं उन पर चर्चा करते हैं। वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। इसका अर्थ है कि धरती से निकली हरी हरी घास ऐसी लग रही है जैसे मनुष्य या सजीव जीव जंतुओं के रोम होते हैं, रोम छिद्र होते हैं जिसमें हमारे बाल होते हैं और उनमें से छोटे छोटे बाल निकलते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे धरती रोमांचित हो उठी है और उसके हरी घास रूपी बाल बाहर आ गए हैं। अगला है, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। इन पंक्तियों में बादल की गर्जना की तुलना नगाड़े बजाने से की गई है। जैसे नगाड़े बजाकर खुशी और उत्साह प्रकट किया जाता है, वैसे ही बादल मानो धरती में नए उत्साह का संचार करने के लिए गरज रहे हैं। तीसरा है, नीले नैनो साये अंबर काली पुतली से ये जलधर। कवि को आकाश नीले नैनों सा, नीली आंखों सा दिखाई देता है और जलधर अर्थात काले बादल उसकी काली पुतलियों के समान दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ग्रामर का यानी व्याकरण का एक पार्ट भी आपका दिया होता है, एक भाग दिया होता है जिसमें शब्द एक अर्थ अनेक, वाक्य, शब्द पहेली, पाठ से आगे, आपकी बात या समाचार पत्रों से सृजन, इन्हें भी जाने और खोजबीन। इसके साथ साथ आइए इंद्रधनुष बनाएं। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो व्याकरण से संबंधित हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मल्हार मार्गदर्शिका में मिल जाएंगे। पुस्तक मार्केट में बुक स्टोर्स पर उपलब्ध है। इसके साथ साथ ही ये जो पुस्तक है वो आपको Amazon और Flipkart पर भी मिल सकती है। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।